हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए लेके आ गए हैं साइंस स्पेशल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है, यानी कि किसका उदाहरण है आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है उदासीनकरण अभिक्रिया, सी है उपापचय अभिक्रिया या डी होगा अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया, चूंकि ये इसी का उदाहरण दिया हुआ है। क्यों हुआ अपघटन अभिक्रिया इसका आंसर? तो चूंकि लिख लीजिएगा, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना, ब्रोमीन में क्या करना? टूटना। यही तो बोल रहा था क्वेश्चन। एक क्या है? एक यौगिक का सरल पदार्थ में टूटना है। सरल पदार्थों में क्या है? टूटना है। और यही परिभाषा पूरा करता है किसका? अपघटन अभिक्रिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। वही ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे? एक नया पदार्थ बनाएंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी था उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये क्या होता है? यह अभिक्रिया जो है एक अम्ल और क्या कहता है? एक क्षार के बीच होता है, और इससे फिर बनता क्या है? तो लवण और जल। तो ये हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वहीं ऑप्शन सी जो है क्या था? यहाँ पे लिख देते हैं उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यह जैविक प्रणालियों में, किसमें? तो जैविक प्रणालियों में एक एक ऑप्शन का डिटेलिंग कर दिया जा रहा है। प्रणालियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या है? एक समूह है जो किसके लिए आवश्यक है? तो ये है जीवन के लिए आवश्यक। किसके लिए आवश्यक? तो जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपको सारे ऑप्शन क्लियर कट कर दिए गए। इसी तरह से साइंस के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आ चुका है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। अगर इसके आंसर की बात करें तो पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? डॉक्टर CB रमन, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर इनको ये भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला कब था? तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है 1930 ईस्वी, भी ध्यान रख लेना है कि 1923 में मिला था। इन्होंने क्या खोज किया जिसके कारण ये मिला था? तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो खोज थी वो रमन प्रभाव। कौन प्रभाव? रमन प्रभाव। तो अगला प्रश्न इससे संबंधित यही बन सकता। रमन प्रभाव ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण भौतिकी के नोबेल प्राइज से क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित
किया गया। तो ये बिंदु भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ पर एक पॉइंट याद आ गया तो बता देते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में थे, साहित्य के क्षेत्र में पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तब कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि RN टैगोर जी। तो ये आपसे हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आपसे विधि पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सी विधि होती है। वो होती है सैफर विधि। कौन सी विधि? तो सैफर विधि। इसमें देखिए, अगर बात करें तो इस प्रश्न का आपको आंसर ध्यान दे रखना है कि इसमें होता क्या है कि लिख लीजिए, तो इससे आपको ध्यान में भी रहेगा कि पीड़ित के पेट के बल, यानी किस तरह से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पीड़ित के पेट के बल क्या किया जाता है? पहले लिटाया जाता है, लिटाया जाता है और उसके सर को यानी कि सिर लिखिएगा, उसके सिर को एक करवट कर दिया जाता है। अच्छे से आप समझते हुए लिखते हुए भी चलेंगे। एक करवट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसके सीने के नीचे, किसके सीने के नीचे? जो पीड़ित रहता है उसके सीने के नीचे, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। पतला तकिया, सोच लीजिए, ये आपको NCERT में डिटेल के साथ पढ़ना है। इसी तरह से पतला तकिया रख दिया जाता है जिसमें सैफर विधि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वही यहाँ किस पर चोट लगी है तो पूछा है श्वास देने के लिए कृत्रिम का, तब तो जान गए सैफर विधि। लेकिन यही ऑप्शन बी था सिलीबैस्टर विधि। तो इसका यूज जानते हैं कब होता है? इसका यूज होता है पीड़ित के सीने पर, जब पीड़ित के सीने पर जब चोट लगा हो, चोट लगा हो, यानी यहाँ पीठ की जगह अगर सीना रहता तो इसका आंसर क्या होता? सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, ये, और इसमें पीठ के बल लेटाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए पेट के बल लेटाया गया था, तो इसमें ध्यान रख सकते हैं कि पीठ के बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है। एक एक बिंदु जो आपको लिखाया बताया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पीठ के नीचे ही क्या किया जाता है? तकिया लगा दिया जाता है। ठीक, और यहाँ देखिएगा कि सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। तो यही दोनों में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखता है। ये तो आप प्रयोग कर भी सकते हैं कि अगर लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो यह कैसा दिखेगा? तो ध्यान रखिएगा, यह काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। चूँकि जो अगर लाल की बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि लाल फूल, लाल रंग का प्रवर्तन एवं अन्य सभी रंगों का क्या कर लेता है? अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। और जो वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेगा और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? वो काला दिखाई देता ही है। वहीं अगर बात करें कि यही इसका अगर इस तरह से रहे
कि जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, सभी रंगों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, तो वह कैसा दिखाई पड़ता है, तो वह ध्यान रखिएगा श्वेत दिखाई पड़ता है, यानी कि श्वेत रंग दिखाई पड़ता है। तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वहीं लाल की चर्चा आई है तो ध्यान रख सकते हैं कि लाल, हरा और क्या कहता है, नीला को मिलाकर क्या कहलाता है, तो ये प्राथमिक रंग कहलाता है, प्राथमिक रंग। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफी देखने को मिल रहे हैं। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हवा का दाब कम है तो क्या होगा, ईंधन खपत उसका प्रभाव वाहन के इंजन के ईंधन खपत को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा यानी कि ईंधन का क्या होगा, अधिक खपत होगा। तो इस प्रश्न में बस आपको ये पता होना चाहिए था, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। वहीं अगर बात करें दाब का बात आया है, चूँकि दाब का चर्चा आ गया है तो क्या ध्यान आ जाता है, वायुमंडलीय दबाव। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि बैरोमीटर का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, तो बैरोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, खुद में इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे वही बात करें, दाब का मात्रक क्या हो जाता है, एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाता है। क्या हो जाएगा, पास्कल। ये भी आपको पढ़ाया हुआ भी है। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि छठा प्रश्न क्या आ चुका है। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है वायु का ताप और वायु की आर्द्रता, यानी इन दोनों को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात जानकारी ध्यान में रख लीजिएगा। वही बात कहें कि ताप में जैसे कि क्या ध्यान रख सकते हैं कि वायुमंडल में तापमान को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारा तंत्र मौजूद है। जैसे कि क्या होता है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का क्या, अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण की बात हो गई। ठीक है, या फिर पृथ्वी की सतह से निकलने वाली, क्या होने वाली, निकलने वाली ऊष्मा का विकिरण। तो ये सब क्या हो जाता है, वायु का तापमान के अंतर्गत ही आ जाता है और जिसको नियंत्रित किया जाता है। यही तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था। वहीं अगर ऑप्शन बी की बात करें कि वायु की आर्द्रता का सेंस का क्या मतलब हो गया, तो ये क्या, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसी को तो आर्द्रता कहा जाता है। तो आर्द्रता जो है क्या करता है, बादलों का निर्माण सॉरी बादलों के निर्माण या फिर वर्षा या फिर क्या करता है, मौसम संबंधी घटनाओं को प्रभावित करता है। मौसम संबंधी घटनाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हम तो ये प्रश्न का आंसर जाने ही साथ साथ उसका आंसर क्यों हुआ ये भी जाने। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर अच्छा, ये प्रश्न शायद दोबारा रिपीट हो चुका है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी आपको अच्छे से हम बताएं भी, डिस्कशन भी कर दिए, तो इस पे टाइम नहीं देना है। दोबारा आ गया कोई बात नहीं, सिर्फ आंसर टिक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सैफर विधि। ये तो अभी हम लोग जाने ही, सीधे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे।
और उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं एक बार इस चैनल से संबंधित जानकारी जरूर चेक करेंगे और एक बार प्लेलिस्ट भी जाके जरूर देखा करें। तो सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर किया करें और अभी ही कर दे, आप लोग भूल जाते हैं। और एक कमेंट की बस आपसे आशा रहती है कि आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगता है, क्लास कैसी लगती है। बाकी जो भी है आपको एनसीईआरटी फुल डिटेल्स के साथ जीके जीएस दिया जा रहा है, तो आशा करते हैं आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। चलिए बढ़ेंगे आज के साइंस के अगले प्रश्न पे। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है विषाणु के कारण। तो कहाँ है विषाणु? ऑप्शन नंबर सी में। उसी तरह से चलिए पशु रोग की बात जब आई है, मवेशी मतलब क्या हो गया, पशु की बात हो रही। तो एक तरफ पशु रोग जो कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे हम मवेशियों का मुंह फट रोग पूछा, ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा मुंह फट रोग, या इसकी जगह इस तरह से लिख देता कि खुरपका, और क्या कहता है मुंह पका रोग, किस कारक कौन हो जाएगा? तो कारक वही विषाणु हो जाएगा, यानी कि वायरस हो जाएगा। उसी तरह से पशु रोग क्या होता है? पोकनी, तो ये किसके कारण होता है? ये भी विषाणु के कारण होता है, जो एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं पशु रोग में गलघोटू रोग हो जाता है मवेशियों में, जो किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं थनैला रोग मवेशियों का, जो कि होता है जीवाणु के कारण ही, ठीक है। और एक दो जो रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा संक्रमण गर्भपात की रोग, संक्रमण गर्भपात, और ये भी किसके कारण? तो जीवाणु के कारण, ठीक। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या हमारा आ रहा है। और एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एक एक सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से आपसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वॉर, बी है कोआला, सी है स्क्विड और डी है व्हेल। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा स्क्विड, ठीक। इसके कितने हृदय होते हैं? तो 3 हृदय होते हैं, ठीक। स्क्विड की बात आई है तो ये क्या होता है? एक झुंड होता है, झुंड होता है जिसे जिसे शार्क और किसकी तरह? व्हेल की तरह समुद्र का क्या माना जाता है? विशाल जीव माना जाता है। क्या माना जाता है? विशाल जीव माना जाता है। तो ये एक पॉइंट इस पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं आपको पता होना चाहिए जो स्क्विड है इसका अगर खून का रंग पूछे तो खून का रंग तो ध्यान रखिएगा नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। वहीं ऑक्टोपस में पूछ लिया जाए तो ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? तो उसमें भी कितने हृदय होते हैं? 3 हृदय होते हैं, तो इससे संबंधित में पूछ सकता है। वहीं बात करें स्तनधारी पक्षी में, स्तनधारी पक्षी और कुछ सरीसृप की अगर हम बात करें तो उसमें कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आ जाते हैं 4 चैमर वाले, ठीक। चलिए आगे की डिस्कस कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क यानी नॉन कांटेक्ट टाइप का है? ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसमें जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायरोमीटर। तो ये तो प्रश्न का आंसर हो गया। उसी तरह एक इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, हाँ पायरोमीटर से और क्या पूछ लिया जा सकता है कि क्या मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दूरस्थ स्थिति वस्तुओं के ताप को, वस्तुओं के ताप को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, ये हो गई पॉइंट। वही माइक्रोमीटर्स की अगर बात आई है तो ये मिलीमीटर, शॉर्ट में लिख देते हैं, मिलीमीटर के 1000वें भाग को मापा जाता है। इससे 1000वें भाग क्या होता है, मापा जाता है। ये पॉइंट हो गया। ठीक, वही यहाँ पर और क्या ध्यान रख सकते हैं, स्पीडोमीटर का ध्यान रख सकते हैं। तो स्पीडोमीटर से क्या होता है, वाहनों की गति को मापा जाता है। वाहनों की गति को क्या होता है, मापा जाता है। वही बात करें अगर आपसे पूछ देता है कि गैसों का दबाव किससे मापा जाता है, गैसों का दबाव, तो मैनोमीटर। जो टर्म बार बार पेपर में किसी न किसी में यूज होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं अभी हम लोग जाने थे कि जब वायुमंडलीय दबाव मापना हो तो तब क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, बैरोमीटर। तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूरी बातों को सुना कीजिए और लिखा भी कीजिए, आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है क्लोरीन, डी है हाइड्रोजन। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जो बार बार पूछा गया है इससे संबंधित में, ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कह देते हैं, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2, जरूर ध्यान रखिएगा। वही बात आई थी यहाँ किसकी, क्लोरीन की, क्लोरीन की। तो इसका अगर हम कुछ प्रयोग के चर्चा कर लेते हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो क्या प्रयोग में आपको ध्यान रख लेना है। पहला आपको इसमें जो पॉइंट ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। हो सके आपसे सेंटेंस में प्रश्न दे दे कथन के साथ कि कौन सा सही है, तो आपको पहले पता होगा तब ना। तो जैसे इसका उपयोग भी क्या हो गया कि HCl के निर्माण में होता है। इसका उपयोग क्या होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में भी होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में होता है। ठीक है, वही बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। वही तो हमसे प्रश्न भी पूछा गया है कि किस में इसका गुण पाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और अगर इसकी हम बात करें तो कपड़ों और क्या कहता है, कागज को विरंजित करने में, कागज को विरंजित करने में। सारा NCERT टर्म है, ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल में जीवाणु को मारने के लिए भी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, क्लोरीनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक अस्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है मशीन घिस जाएगी, बिल्कुल घिस जाएगी। वही चूंकि अप्रमाणिक पूछ रहा है। बी की बात कर रहा है कि स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा ही। वही मशीन के चलाने में आवाज़ भी होगी, यानी कि तीनों का तीनों परिणाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। वहीं स्नेहक की बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि स्नेहक का जो उपयोग होता है, इस तरह से लिख सकते हैं कि स्नेहक एवं
दवा बनाने में होता है, दवा बनाने में भी होता है। ठीक है, आपको उपयोग पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि अस्नेहक का जो ताप परिसर है, ताप परिसर अगर आपसे पूछ ले कि कितना से कितना होता है, तो 350 यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये हो गई एक पॉइंट। वहीं आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यानी किसका, स्नेहक का जो कार्बन अणुओं की संख्या पूछ ले तो कि कार्बन अणुओं की संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा C20 से C30 तक होती है। ठीक, तो हो सके आपसे स्नेहक से ये सब सारे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो समझिए एक प्रश्न का आपके लिए पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। और वहीं ध्यान रख सकते हैं कि पेट्रोलियम से भी क्या होता है, स्नेहक प्राप्त किया जाता है, स्नेहक प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। डोलोमाइट का सूत्र क्या होगा? अभी हम लोग विरंजक चूर्ण का सूत्र जाने थे, यहाँ आपसे डोलोमाइट का सूत्र पूछा जा रहा है। डोलोमाइट जो है ये किसका अयस्क है, ये आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये मैग्नीशियम का एक अयस्क है। किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, और अगर मैग्नीशियम की बात आई है तो मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं। ठीक, और इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछ ले तो एटॉमिक नंबर अगर, तो ध्यान रखिएगा कि 12 होता है। ठीक है, यही बात हो गई। और इसका सूत्र की बात तो हो ही गई। अगर इस सूत्र ना पूछा जा रहा है, इसके अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी CaMgCO3 होल 2 ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा डोलोमाइट का। वहीं ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है CaO, तो इसका सूत्र की बात, ये किसका सूत्र है अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। समझिए ये ऐसा सूत्र है ना कि बहुत सारे एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है, फेवरेट सूत्र में से कह सकते हैं। उसी तरह से पूछ ले तो कि बुझा हुआ चूना, ये तो बिना बुझा हुआ चूना, पहले सूत्र ही लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा CaOH होल 2 रहे तब किसका सूत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना का। किसका, बुझा हुआ चूना का। ठीक, उसी तरह से आप ध्यान रख लेंगे जो बार बार पूछ लिया जाता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। ये सब ऐसे हैं तत्व जिसके बारे में सूत्र ही रिपीट होते रहता है, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा Na2CO3। और एक ध्यान रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट की जब बात आई है तो सोडियम बाई कार्बोनेट का भी ध्यान रख लेना है, मिलान के रूप में आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो वो क्या हो जाता है NaHCO3। ठीक, लास्ट एक और ध्यान रख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। चुन चुन के जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा CaCO3। ये सब सारे इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन एक ऊष्मीय इंजन नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो अब ऊष्मीय इंजन क्या होता है ये पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो वह मशीन होता है जो ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, तो ध्यान रखिएगा यांत्रिक कार्य में।
यांत्रिक कार्य या यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, कर देता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो देखिए डीजल इंजन है, भाप टरबाइन भी है, गैस चालित इंजन भी है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, पवन चक्की। ठीक है, क्या हो जाएगा, पवन चक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, चूंकि यह पवन के वेग के फलस्वरूप क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो ध्यान रख लेना है बस कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। नहीं होता में है जैसे एक पवन चक्की हो गया, और ध्यान रख सकते हैं, लिख देते हैं कि नहीं है में। ठीक है, तो जैसे हो गया क्या, पंप ध्यान रख सकते हैं, बैटरी ध्यान रख सकते हैं, सौर पैनल हो गया, सौर पैनल, ये सब क्या है, उष्मीय ऊर्जा के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चले, निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, या कास्ट आयरन, या कांच। तो एक चीज आपको पता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता, चलिए पहले इसका आंसर जान लेते हैं जो पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड स्टील जो हो जाएगा इनमें से सबसे अधिक कठोर होगा। ठीक है, यही अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि सबसे सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, प्रश्न भी ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, तब क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। क्या होगा, प्लेटिनम। वहीं अगर पूछ दे कि विश्व में सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा, सबसे कठोर पदार्थ, ध्यान देना है कि पूछा क्या है आपसे जा रहा है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब उसमें आ जाएगा हीरा। ठीक है, आखिर हीरा तो हीरा ही रहेगा, बताइए हीरा कठोर होता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सबसे भारी कौन होता है, सबसे भारी धातु की जब बात आएगी तब कौन हो जाएगा, ओस्मियम, ओस्मियम। ठीक, ये बात हो गई, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चांदी क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछे तो तब क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक है, यानी कि चांदी ही चांदी होने वाली है। किससे, इस सब प्रश्नों का सॉल्यूशन जान के। चलिए 16 नंबर पे बढ़ जाते हैं। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है, तो ये और कौन सा, सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है। देखिए आप कैसे फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका सूत्र दे के ऑप्शन दिया है और आप खोजिएगा सिल्वर आयोडाइड कहाँ है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि AgI जिसको क्या कहते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, सिल्वर आयोडाइड, जिसका प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ठीक है, और इसी को अगर बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं, एक होता है सिल्वर क्लोराइड, ये आयोडाइड था। एक सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो उसको कहते AgCl, उसका सूत्र होता है, क्या होता है, AgCl, और इसको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो एक शब्द से अर्थ बदल जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब उसी तरह से एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, एक एक कंफ्यूजन आपका दूर करते चलेंगे। इसका क्या हो जाएगा, AgBr। ठीक, वही बात करें सिल्वर ब्रोमाइड का जो अगर उपयोग पूछ ले तो ध्यान रखिएगा फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है, फोटोग्राफी में
होता है। एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रख सकते हैं, सिल्वर की ही बात आई है तो पारा, किसको, पारा को किस नाम से जाना जाता है, तो क्यूक सिल्वर के नाम से। तो इसमें भी देखिए क्या बात है, आज सोना चांदी पारा सिल्वर यही आ रहा है, तो सब ध्यान रख लीजिएगा, क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ये किस लिए करेंगे, चारा और पानी के लिए करेंगे, पैसा का थोड़े इनको जरूरत है, या फिर आश्रय और पैसा, यहाँ देखिए यहाँ आश्रय और सिर्फ चारा, तो चारा पानी के लिए क्या करेंगे, तो ये हो गया। वही बात करें, घुमंतु कहने का, घुमंतु पशु चारण की बात हुई है, यानी कि वे लोग जो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यही इसका अर्थ हो जाएगा जो कि सेंटेंस में दिया हुआ है। और भारत के घुमंतु में अगर हम बात कर ले, भारत के घुमंतु में तो अधिकांश जो हैं, अधिकांश की अगर हम बात कर लें तो भेड़ बकरी, घुमंतु पशुचारण में बात कर रहे हैं। और क्या कहता, आदि पशुओं को क्या करते हैं, पालते हैं, पशुओं को पालते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, घुमंतु पशुचारण में बात हो रही है। ठीक है, वहीं और इसमें अगर कुछ जानकारी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कि भारत के जम्मू कश्मीर में क्या, गुज्जर, जम्मू कश्मीर इस तरह से लिख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर और क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर बकरवाल, नाम पूछ लिया जा सकता है, गुज्जर बकरवाल गद्दी भोटिया, ये सब प्रजाति है पशुओं की, शेरपा, ये सब क्या है, पालते हैं, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और ये फिर से चैनल संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए लगा दी गई है, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लग जाए, मई में आपका नोटिफिकेशन भी आवाज आएगा, तो जल्दी से तैयारी में जुड़े और अपनी तैयारी को जीके जीएस के निचोड़ को इस चैनल से पूरा कर सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर चेक करें, जहां आपको जीके जीएस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड करवाए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ कमेंट किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और एक लाइक शेयर भी आपसे बनता है। इतनी मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाती है, तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहे लाइक शेयर कमेंट के रूप में कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह का सारा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। 18 नंबर पर बात कर लें, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं। द्रव स्वर्ण की जब बात आएगी तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम तेल। ठीक है, देखिए फिर से स्वर्ण आ गया, सोना चांदी तांबा धातु सब आपको दिख रहा है। उसी तरह से कुछ क्या कहता है, द्रव स्वर्ण पेट्रोलियम तेल को कहते हैं, ये बात हो गया। पेट्रोलियम तेल को काला सोना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काला सोना भी। पेट्रोलियम तेल को ही क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। उसी तरह काला हीरा किसको कहा जाता है, देखिए हीरा सोना चांदी फिर हो गया, तो ये कहा जाता है कोयला को, किसको, कोयला को। उसी तरह से सोने का रेशा किसको कहा जाता है, और ये प्रश्न इससे पूछे भी जाते हैं। सोने का रेशा जो है वो जूट को कहा दिया जाता है, किसको, तो जूट को। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए 19 नंबर पे अब बढ़ जाते हैं सीधे। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, क्या चीज में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए होगा आहान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में। ठीक,
तो इसमें आपको कुछ जानकारी रखना नहीं है। अब विद्युत चुंबक क्या होता है, तो ये सब तो आपको थोड़ा खुद भी जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं, मतलब जो जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ही ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप लोग खुद से भी कुछ जानकारी इकट्ठा किया कीजिए। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक, यानी कि अपवर्तन। अब अपवर्तन का परिभाषा तो लिखिएगा नहीं, चूंकि पूछा भी नहीं जाता, एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है। जैसे ये हो गया जो क्वेश्चन में है, उसी तरह पूछ लेता है मछली का पानी की गहराई में होना। गहराई में क्या करना? होना। लेकिन परंतु अपने वास्तविक गहराई से क्या होना? ऊपर उठा हुआ क्या करना? दिखाई देना। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो अपवर्तन के कारण ही हो जाएगा। वहीं ध्यान रख सकते हैं पानी से भरी हुई बाल्टी। चलिए लिख ही देते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी के तल पर स्थित सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा होना। ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल जो रहेंगे अपवर्तन का, एक ट्रिकली ध्यान रख सकते हैं कि उठा हुआ जरूर उसमें प्रतीत होने वाला रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल से आंसर पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है लास्ट प्रश्न? एक डायोड क्या करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक डायोड की जब बात आती है तो ये केवल एक दिशा में चालन करता है, ये बात हो गई। वहीं बात करें डायोड से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा कि जो डायोड बल्ब ये रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? तो रिजुकारी के रूप में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। वहीं अगर बात करें तो डायोड बल्ब द्वारा एसी को क्या करते हैं? डीसी में बदलते हैं। एसी को डीसी में बदलते हैं। तो इससे संबंधित जो भी बताए जा रहे हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं बात करें इसका निर्माण किसने किया था, अगर पूछ ले तो निर्माण किया था लीडी फोरेस्ट ने। किसने? तो लीडी फोरेस्ट ने। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा? आप लोग से आशा रहेगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगती है। बाकी लाइक शेयर कर दिया कीजिए, चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।